आज हम डिस्कस करेंगे कि कासा रेशो क्या होता है। CASA कासा रेशो क्या होता है, बैंक को इससे क्या फ़ायदा होता है, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इसकी वजह से किस प्रकार से परिवर्तित होती है, और जब आप किसी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी का अनुमान लगाएं और ये देखें कि क्या उसको उस बैंक के शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है, तो कासा रेशो का आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बैंक का काम क्या है, किसी भी बैंक का काम क्या है, किसी भी बैंक का काम यह है कि वो कई स्रोतों से पैसा उठाए और उसको वितरित कर दे, कम इंटरेस्ट पे, कम कॉस्ट पे पैसा उठाए और अधिक ब्याज पे उसको उठा दे। अब वो चाहे ब्याज पे उठाए, चाहे उसको इक्विटी में लगाए, लेकिन ये उसके कुशलता पे निर्भर करता है कि पहली बात यह है कि जो उसने पैसा मार्केट से उठाया हुआ है उसको कम से कम कॉस्ट पे उठाए, और उसकी इसी बात पे दक्षता सिद्ध होती है कि जो मार्केट से वो पैसा उठाता है वो कितनी कम कॉस्ट पे उठा पाता है। ये केवल बैंक की बात नहीं है, ये हर इंडस्ट्री की बात है, हर प्रोजेक्ट की बात है। अगर आप अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने उद्योग के लिए कम ब्याज पे पैसा उठा सकते हैं कंपैरेटिवली, किस भी टेक्निक का उपयोग करके, किस प्रकार से कन्विंस करके, किस प्रकार से ब्रांड बना के, किसी भी प्रकार से आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हैं। जो आपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया उसमें आप 2% की भी सेविंग कर लेते हैं, तो ये अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रभाव डालेगा। अब आप सोचिए, एक कंपनी है जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% है और दूसरी कंपनी ऐसी है जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, तो इस बात की संभावना है कि जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% है वो 9% पे लोन दे देगा, 3% की मार्जिन पे लोन दे देगा, लेकिन जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 8% है वो 9% पे कैसे लोन देगा, उसको देना पड़ेगा 11% पे लोन। और जो बैंक कम इंटरेस्ट पे लोन देगा उसके पास ये संभावना है कि अच्छे बोरोवर्स आएंगे, और जो अधिक कॉस्ट पे लोन देगा उसके पास संभावना है कि ज़्यादा सब प्राइम बोरोवर्स आएंगे, खराब बोरोवर्स आएंगे, तो पैसा डूबने की संभावना ज़्यादा होगी उस बैंक में जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज पर पैसा देने के लिए मजबूर होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो बैंक हैं और या कोई भी इंडस्ट्री है वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कैसे करे, तो वो स्रोत देखती है किस स्रोत से कैसा पैसा उठाएं। और अब आप ये सोचिए, मान लीजिए आपने एक बैंक खोला, आपने मार्केट से 1000 करोड़ उठा लिए, तो जो 1000 करोड़ आपने उठाए, बहुत तरह से उठाए, बहुत सारी तरह से पैसा लिया आपने। करेंट अकाउंट में पैसा आया, सेविंग अकाउंट में पैसा आया, फिक्स डिपॉजिट में पैसा आया, बोरोइंग की आपने 1000 करोड़ उठा लिए। करेंट अकाउंट में पैसा बिना ब्याज के होता है, सेविंग्स अकाउंट में करीब 3% का ब्याज मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में करीब 6% का ब्याज मिलता है, और कोई आप अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, हो सकता है 8% का होता हो, फॉरेन बोरिंग करेंगे 2% पैसा आएगा। तो ये सब का आपके जितना पैसा आपने जहाँ से जिस स्रोत से उठाया उसको गुणा करके और सबका अगर योग निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि जो 1000 करोड़ आपने उठाया इसकी कॉस्ट क्या है, 4% है, 6% है या 8% है। अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि आप जो 1000 करोड़ आपने उठाया तो आपने ऑफिसेस खोले, लोगों को एम्प्लॉय किया, कंप्यूटर्स खरीदे, आपने खर्चे किए, बहुत सारे आपने खर्चे किए, सैलरी एंड वेजेस पे खर्चा हुआ, एस्टेब्लिशमेंट में खर्चा हुआ। मान लीजिए आपकी 1% की एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आ गई। अब जो सारा लोन आप देंगे वो सारा पैसा तो वापस आ नहीं जाएगा। अडानी जैसे लोग भी होंगे, अनिल अंबानी जैसे लोग भी होंगे, मेहुल चोकसी जो लोग भी जैसे होंगे, और ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे लोग भी होंगे जो पैसा लेके भाग जाएंगे। अब आपका पैसा ये मान के चलते हैं कि जो पैसा मैं बांटूंगा उसमें से 1% की कॉस्ट आ जाएगी, जो मेरा पैसा डूब जाएगा और
नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा और ये लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी 6%, 1% की एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, 1% की एनपीए कॉस्ट, कितना हो गया 8%। अब आपको लोन देना है 11% पे, और किसको देना है? अच्छे लोगों को देना है जिससे एनपीए कम से कम हो, और आपकी कॉस्ट ऑफ जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एडजस्ट, जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का भार आप पे कम पड़ेगा। अब आपको बैंक में ये देखना है कि जो पैसा आपने मार्केट से 1000 करोड़ उठा लिया, अगर उसको लेके आप 1 साल तक बैठ गए, आपने कुछ नहीं किया, कहीं नहीं बांटा, तो 1000 करोड़ पे जो आपको कॉस्ट देनी है अपने जो लोगों से पैसा उठाया है, वो इंटरेस्ट नहीं छोड़ेंगे, वो तो देना पड़ेगा आपको। और 1000 करोड़ पे आप सबको इंटरेस्ट भी देंगे, सब कुछ करेंगे, और क्योंकि आपने लोन दिया नहीं है मार्केट में, तो आपको पैसा वापस तो मिलेगा नहीं, तो सारा पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ये आपकी मजबूरी है कि जो भी पैसा मार्केट से उठाएं, और जिस तरह से आप उठाएं उसको तुरंत वितरित करें। और किस क्षेत्र में वितरित करें? जहां पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिले और पैसा लौटने की संभावना ज़्यादा हो, तो आपको उसका इवैल्यूएशन करना आवश्यक है, उसका अप्रेजल करना आवश्यक है, उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है कि आपका पैसा दिया हुआ डूबे नहीं। अब प्रश्न ये होता है कि ये जो पैसा आपने स्रोतों से उठाया, करेंट अकाउंट में उठाया, सेविंग्स अकाउंट में उठाया, एफडी में उठाया, सारी चीजों में उठाया। कासा का मतलब होता है करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। इसका मतलब यह है कि एक बैंक जिसका कासा रेशियो 50% है और एक बैंक जिसका कासा रेशियो 70% है, किसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी? किसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी? उसकी ज्यादा होगी जिसका कासा रेशियो ज्यादा होगा। क्योंकि करंट अकाउंट में अगर इंडस्ट्रियल बोरोवर्स आपके यहाँ करंट अकाउंट खोल रहे हैं, ज़्यादा खोल रहे हैं, और उनका पैसा आपके बैंक में जितने दिन भी पड़ा रहता है वो बिना इंटरेस्ट के पड़ा रहता है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जो बैंक पैसा एक्सटर्नल सोर्स से उठाता है या ज़्यादा इंटरेस्ट देके उठाता है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो जाएगी। तो जो बैंक आपको कम दर पे पैसा उठा लेता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो ज़्यादा ब्याज दे के पैसा उठाता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो उस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी जिसका कासा रेशियो ज़्यादा होगा, और उस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी जिसका कासा रेशियो कम होगा। उस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी जहाँ एनपीए कम होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम होगा, और उस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी जहाँ पे एनपीए ज़्यादा है और ज़्यादा बोरोवर जो है पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। तो आपको कई चीज़ों पे ध्यान रखना है। कासा रेशियो क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, और एनपीए कितने हैं, एनपीए का परसेंटेज कितना है, और उसके बाद आप ये निर्णय लेंगे कि जिस बैंक में पैसा लगाने का मैं सोच रहा हूं, आप उस बैंक में पैसा लगाएं या ना लगाएं। So what you basically have to understand as to what is CASA ratio, CASA. CASA ratio basically is current account savings account proportion in any bank's total funds raised. Suppose you start a bank and you raise 1000 crores from the market. The money that you will raise from the market would be either in shape of the current account money that is kept in your bank, or the savings money that is the saving bank account money that is will be there in your bank, or fixed deposit, or external borrowing, or foreign currency borrowing, or line of credit from outside, or whatever, or equity. So that bank will prove to be profitable who raises money from those sources where the interest on capital raised is lesser. So if you compare two banks and your bank raises 1000 crores but is not able to disburse that money immediately thereafter, suppose you keep 1000 crores over 1 year and your cost of capital is 6%, you pay 6% on that money raised, and you don't disburse that money, then what will happen? You will have to pay 6% cost on 1000 crores, but you won't earn anything because
You have not lent that money to anybody. You will have administrative cost also. Some, so you will be a losing proposition. So it is in the benefit of the bank to whatever money they raise to disburse. So there has to be a cash flow statement, so that the bank is able to aggressively disburse loan to those parties who repay, whose credibility is good, and the money raised and the money disbursed has to be coordinated. And the banks who are not able to disburse money park their money with Reserve Bank of India or some other government securities or other instruments where the interest rate is lesser, but keeping your money idle with you without parking it anywhere will make huge losses to you. But even if you keep that money for 5% in a safe instrument, at least you will get 5%. So loss will be lesser. So you will try to disburse your amount to those borrowers whose credibility is good, who are trustworthy, industry is good, the prospects of the industry is good, and the probability of your money coming back is higher. So if your cost of capital is 6%, that money that you raise from different sources, fixed deposit, savings, current, whatever, and your administrative cost is 1%, because you will have to have buildings, you will have to have computers, you will have to keep people, you will have selling wages, electricity, different type of cost. Suppose it is 1%, 7%, then all the money will not come back. 1% is non-performing asset, the money that will not come back. People like Mehul Choksi or Nirav Modi or Lalit Modi, and those people will take your money, take disbursement from your bank, and then flee to United Kingdom and have coffee in London. So 8%, and in order to have a margin of 3%, you will have to disburse this money at 11%. The other bank, whose cost of capital is lesser, whose NPA is lesser, establishment cost in proportion to the total money raised is lesser, will be more profitable. So that bank, if you are reviewing and trying to invest in a particular bank where you are making a comparison, so cost of capital, NPA, and the amount of money disbursed will have a bearing. Now what is CASA ratio? CASA ratio is current account, savings account. So current account, you know, when you open a industrial account, corporate account, and you open a current account, you don't get any interest on that. When you have money parked in a bank as a savings bank account, the interest rate is say 3%, fixed deposit is say 6%, external borrowing is what, say 4% or 8%, whatever. So cost of capital of that bank will be lesser, who is able to raise more money in CASA, current account, savings account, and whose NPA is lesser. So if a bank whose CASA, current account, savings account, source of fund in a total proportion is 60% and other bank is 40%, so that bank cost of capital will be lesser, whose CASA is high, 60%, NPA is lesser, and that bank where the CASA is lesser and NPA is higher will have more probability of losing money. Because if your cost of capital is lesser, you are able to lend money on a lower interest rate, and if you disburse money on lower interest rate, you will get good borrowers. And if your cost of capital is higher, you lend money on a higher interest rate, you will get bad borrowers. And good borrowers, NPA will be lesser, and bad borrowers, the NPA will be higher. So ultimately, if you are evaluating the performance or the future prospects of any bank, then CASA plays a very important role. NPA play a very important role. Capital adequacy ratio also plays a very important role. But capital adequacy ratio, I'll be discussing and talking to you in a different class. So this particular class, I have made you very clear that as to what is the CASA ratio, how it is important for the profitability of the organization, and when you are thinking of investing or parking your money in a bank,
You have to think as to what is the trend, the ability of that bank to raise money through CASA. So choose that bank who has higher CASA, lesser NPA, and who has the prospects and the policies and the strategies to get more CASA in their total source of funds, and you will make money. So thank you very much. Thanks a lot.